वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन डॉन को। इससे पहले की क्लासेस में हम शेक्सपियर और मिल्टन को पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में। आज इनको भी हम उतने ही अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट राइटर है और बहुत ही इजी वे में एक कहानी की तरह अच्छे से हम चीज़ों को लर्न करेंगे। एक बार ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे एक बार ये देख लेते हैं। बायोग्राफी मैंने बहुत ज़्यादा लंबी तैयार की है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं जॉन डॉन के बारे में। बाकी ऑथर्स का जैसे आइडिया होता है, वेरियस एग्जाम्स आप देते रहते हैं तो उसमें लगे रहते हैं, लेकिन ये राइटर जो है वो आपके हर एग्जाम में नहीं लगाए, इसीलिए हम बायोग्राफी जो है वो बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो देखेंगे इनका एक पोइटिक वर्क जो है वो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। देखो अभी तक बायोग्राफी चल रही है, ये पूरी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो पोइटिक वर्क लगा हुआ है द कैनोनाइजेशन, इसको देखेंगे, इसका बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट। इसके बाद की थीम देखेंगे, थीम के बाद हम देखेंगे इसकी समरी, समरी को अच्छे से देखेंगे और समरी के बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पूरी पोयम का देखेंगे और सबसे एंड में हम देखेंगे लिटरेरी डिवाइसेस और उसके बाद करेंगे इनके एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं जॉन डॉन को। जॉन डॉन वॉज एन इंग्लिश पोएट, स्कॉलर, सोल्जर, सेक्रेटरी, born into a वैक्यूजेंट फैमिली who later became a cleric in the Church of England। तो जॉन डॉन एक इंग्लिश पोएट थे, स्कॉलर थे, सोल्जर थे, सेक्रेटरी थे। अब देखो एक वर्ड आया यहाँ पे वैक्यूजेंट, ये इस फैमिली में पैदा हुए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिन लोगों ने चर्च ऑफ इंग्लैंड की सुप्रीमेसी को स्वीकार नहीं किया, जो रोमन कैथोलिक ही रहे, तो वो क्या कहलाए? वैक्यूसेंट कहलाए और उन्हें बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन फेस करना पड़ा इंग्लैंड के अंदर। तो ये एक ऐसे ही परिवार से आते थे। हालांकि इन्होंने बाद में जो था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड की सुप्रीमेसी को स्वीकार कर लिया था। कब? 1615 में, जब जेम्स फर्स्ट ने इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेसराइज किया था, ठीक है। अंडर रॉयल पैट्रोनेज ही वॉज मेड डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल इन लंदन 1621 टू 31। हुआ क्या था? जेम्स फर्स्ट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया था इनके ऊपर और बाद में ये एंग्लिकन प्रीस्ट बन गए और इन्होंने सरमन्स भी दिए। बहुत ही पावरफुल प्रीचर थे ये और बाद में इनका प्रमोशन भी हो गया और ये डीन बन गए सेंट पॉल्स कैथेड्रल के लंदन में, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड द प्रीमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स। और इन्हें जो मेटाफिजिकल पोइट्री एक मूवमेंट है लिटरेचर में, उसका लीडर भी कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। किसको? जॉन डॉन को। अब देखो ये जो वर्ड आया है मेटाफिजिकल पोएट्स, ये क्या चीज़ है? तो ये एक लिटरेरी मूवमेंट है मेटाफिजिकल पोइट्री, जिसके लीडर जो थे वो जॉन डॉन थे। और ये पोइट्री क्या है, इसकी शुरुआत एक्चुअली जॉन डॉन ने की थी। इस तरह की पोइट्री जो थी वो ट्रेडिशनल पोइट्री से बहुत ज़्यादा अलग थी, ठीक है। कहीं से भी इसमें शुरुआत कर दी जाती थी किसी आइडिया की। आइडिया जो थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, जिनको समझना आसान नहीं होता था। दो अलग अलग, बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ों को आपस में कंपेयर कर दिया जाता था। बहुत ही अजीब सी इमेजरी का प्रयोग किया जाता था इस तरह की पोइट्री में। तो ये जो पोइट्री कहलाई थी वो क्या थी? वो मेटाफिजिकल पोइट्री थी और इसकी शुरुआत जो है वो जॉन डॉन ने की थी, इसीलिए इनको इसका रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। हिज पोइटिकल वर्क्स आर नोटेड फॉर देयर मेटाफोरिकल एंड सेंसुअल स्टाइल एंड इंक्लूड सोनेट्स, लव पोएम्स, religious poems, Latin translations, epigrams, elegies, song and satires. He is also known for his sermons। तो इनके जो पोइटिकल वर्क हैं वो जाने जाते हैं अपने मेटाफोरिकल और सेंसुअल स्टाइल के लिए, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? सोनेट्स हैं, लव पोएम्स हैं, रिलीजियस पोएम्स हैं, लैटिन ट्रांसलेशंस हैं, एपिग्राम्स हैं, एलिजीज हैं, सॉन्ग्स हैं और सटायर्स हैं और इसके अलावा इनके सरमन्स भी हैं। आगे देखते हैं। ये पैदा हुए थे या तो 1571 में या 72 में, ये जो डेट है वो क्लियर नहीं है, लेकिन कहाँ पैदा हुए थे? लंदन इंग्लैंड में। डेथ इनकी जो हुई थी वो डेट एकदम क्लियर है, 31 मार्च 1631 एट द एज ऑफ 59। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, लंदन इंग्लैंड में ही इनकी डेथ हुई थी। ऑक्यूपेशन क्या था? पोएट थे, प्रीस्ट थे, लॉयर थे, नेशनैलिटी इंग्लिश थी। पढ़ाई कहाँ से की थी? हार्टॉल, ऑक्सफोर्ड और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। अच्छा, अगर जेनरे की बात करें तो सटायर, लव पोइट्री, एलिजी, सरमन, सभी हमने देखा, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। सब्जेक्ट उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा बोल्ड थे। लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन और डेथ, ये इनके सब्जेक्ट हुआ करते थे पोइट्री के। लिटरेरी मूवमेंट अभी मैंने बताया मेटाफिजिकल पोइट्री से एसोसिएटेड थे, इनफैक्ट लीडर थे। स्पाउस जो थी इनकी, जो वाइफ थी एन मूर, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। 1601 में इन्होंने शादी की और वो उनकी डेथ हो गई 1617 में, एक चाइल्ड बर्थ के बाद। अब देखो इनके बच्चों को देखते हैं, 12 बच्चे थे इनके, ठीक है, और जिसमें जॉन और जॉर्ज को भी इंक्लूड करते हैं, अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। रिलेटिव्स की बात करें तो एडवर्ड
एलन इनके सन इन लॉ थे। जॉन डॉन की जो पोइट्री थी हैज अ स्पेशल स्टाइल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ हिज टाइम। ही ऑफन बिगिंस सडनली विदाउट मच इंट्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में जानेंगे। ये अपने एरा के पोएट्स, पहली बात तो मैं बता दूं, अगर ये 1571 या 72 में पैदा हुए थे तो ऑब्वियसली शेक्सपियर, बेन जॉनसन के कंटेम्प्ररी थे ये, ठीक है। और अपने एरा के जितने भी पोएट्स थे उनसे इनकी पोइट्री बहुत ज़्यादा अलग थी। बिना किसी इंट्रोडक्शन के ये शुरुआत कर दिया करते थे। पैराडॉक्सेस का यूज किया करते थे, मतलब स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स जो दिखने में बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं, सुनने में इम्पॉसिबल हैं, लेकिन उनमें सच्चाई होती थी। आयरनीज का प्रयोग किया करते थे, अचानक से ट्विस्ट आ जाया करते थे, ठीक है। हिज पोइट्री समटाइम्स फील्स डिसजॉइंटेड और सरप्राइजिंग, नॉट स्मूथ लाइक अदर एलिजाबेथन पोएट्स। मतलब इनकी पोइट्री जो थी वो स्मूथ नहीं होती थी जैसे बाकी एलिजाबेथन पोएट्स की होती थी। ही राइट्स इन अ वे दैट फील्स लाइक रियल स्पीच और ड्रामा विद स्ट्रॉन्ग टेंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इनकी पोइट्री बिल्कुल प्रोज की तरह होती थी और जिसमें स्ट्रॉन्ग टेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का प्रयोग किया जाता था। जनरली पोइट्री में ऐसा नहीं होता है। इन हिज अर्ली वर्क्स डॉन सोड अ डीप नॉलेज ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। डॉन ने अपने अर्ली वर्क्स में इंग्लिश सोसाइटी की एक गहरी नॉलेज जो है वो दिखाई, एक गहरी समझ दिखाई कि वो कितना बेहतरी से जानते हैं जो उनके चारों ओर का समाज जो है वो एग्जिस्ट करता है उसको। ही ऑल्सो थॉट अ लॉट अबाउट ट्रू रिलीजन एंड ऑफन वोट अबाउट इट। उन्होंने ट्रू रिलीजन के बारे में भी सोचा, बहुत सोचा, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट डीपली। डॉन्स पोइट्री कवर्स मैनी एरियाज। अब इन एरियाज की भी बात कर लेते हैं। इन्होंने लव एंड एरोटिक पोएम्स लिखी जो कि बहुत बोल्ड थी उस समय के टाइम के हिसाब से। सेकुलर पोएम्स लिखी जो रिलीजन के बारे में नहीं थी। रिलीजियस पोएम्स लिखी जो कि बहुत सीरियस थी और थॉटफुल थी। ही इज स्पेशली फेमस फॉर हिज यूज ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट्स। ये जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा अपने मेटाफिजिकल कंसीट्स के लिए। अब ये क्या होता है मेटाफिजिकल कंसीट? ये होता है अनयूजुअल एंड क्लेवर कंपैरिजन। बहुत ही असामान्य तुलना करते थे, मतलब दो बहुत ही अलग अलग चीज़ों की। जैसे लाइक कंपेयरिंग लव टू अ कंपस, प्यार को इन्होंने कंपस से तुलना कर दी उसकी। आगे देखते हैं। एवन दो जॉन डॉन वॉज वेरी वेल एजुकेटेड एंड अ टैलेंटेड पोएट, ही लिव्ड इन पॉवर्टी फॉर मैनी ईयर्स एंड हैड टू डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ हिज रिच फ्रेंड्स। जॉन डॉन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, टैलेंटेड पोएट थे, लेकिन फिर भी वो बहुत सालों तक गरीबी में रहे और उन्हें डिपेंड रहना पड़ा अपने जो रिच फ्रेंड्स थे, अमीर दोस्त थे, जो पैट्रॉन्स थे उनकी हेल्प पे। उन्हें खुश करने के लिए पोइट्री लिखा करते थे, बदले में वो उन्हें गिफ्ट दिया करते थे। इस तरह से कुछ उनका काम चला करता था। ड्यूरिंग एंड आफ्टर हिज एजुकेशन ही स्पेंट मोस्ट ऑफ द मनी ही हैड इनहेरिटेड ऑन एंजॉइंग लाइफ, चेजिंग वुमेन, रीडिंग एंड राइटिंग, लिटरेचर, हॉबीज एंड ट्रैवलिंग। तो जो भी पैसा उन्हें मिला वो उन्होंने खर्च किया, उसका ज़्यादातर हिस्सा किस चीज़ पे? अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने में, ठीक है, वुमेन के पीछे भागने में, पढ़ने में, लिखने में, और हॉबीज अपनी आदतों पे, अपने शौक पे, और ट्रैवलिंग मतलब घूमने में। 1601 में इन्होंने सीक्रेटली शादी कर ली किससे? एन मूर से, जो इनकी वाइफ थी, और टुगेदर दे हैड 12 चिल्ड्रन, 12 बच्चे हुए उनके, ठीक है। लेटर इन 1615 ही बिकेम एन एंग्लिकन। देखो बताया ना 1615 में ये जाके एंग्लिकन बने। इससे पहले ये रोमन कैथोलिक ही थे और रोमन कैथोलिक्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा परसिक्यूट किया जाता था उन्हें, स्पेशली बिफोर द टाइम ऑफ जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट तो 1603 में आए, उससे पहले रोमन कैथोलिक्स की हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी इंग्लैंड में, ठीक है। लेकिन फिर भी बाद में जब जेम्स फर्स्ट आए तो उन्होंने इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेसराइज किया और 1615 में ये जाके एंग्लिकन प्रीस्ट बने। ही डिड नॉट रियली वॉन्ट टू बिकम अ प्रीस्ट, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन किंग ने बोला था तो उन्होंने किया। डॉन ऑल्सो वर्कड इन पॉलिटिक्स, सर्विंग एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1601 एंड अगेन इन 1615। तो पॉलिटिक्स में भी रहे थे। डॉन वॉज बॉर्न इन लंडन इन 1571 और 72 into a recusant Roman Catholic family, बताया था मैंने। when practice of that religion was illegal in England, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रह सकते हो और आपको परसिक्यूट किया जा रहा है और मेजॉरिटी के द्वारा, सिर्फ लॉ के द्वारा ही उस रिलीजन की प्रैक्टिस जो थी वो इलीगल थी। तो ऐसे समय में ये एक ऐसी फैमिली से आते थे। डॉन वॉज द थर्ड ऑफ 6 चिल्ड्रन, 6 जो इनके भाई बहन थे उसमें से तीसरे नंबर पे थे। हिज फादर ऑल्सो नेम जॉन डॉन, इनके पिता का नाम भी जॉन डॉन था और ये इनकी शादी हुई थी एलिजाबेथ हेवुड से, बहुत ही
फेमस फिगर हैं ये। कैसे? ही अवॉइडेड अनवेलकम गवर्नमेंट अटेंशन आउट ऑफ फियर ऑफ हिज रिलीजियस परसिक्यूशन। तो उन्हें गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए थी क्योंकि वो रोमन कैथोलिक थे, फालतू में उन्हें टॉर्चर किया जाएगा। ठीक है। अब इनके फादर जो थे वो 1576 में मर गए जब डॉन केवल 4 साल के थे, लीविंग हिज मदर एलिजाबेथ विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग द चिल्ड्रन अलोन। अब उनकी माँ के पास जिम्मेदारी रह गई कि बच्चे को अकेला बड़ा किया जाए, और उस टाइम ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ठीक है। आज के टाइम से देखें, आज के टाइम में भी बड़ी बात है, लेकिन उसमें ज़्यादा ही बड़ी बात हुआ करती थी। अब हेवुड भी कौन थी? वो भी वैक्यूजेंट थी, वो भी रोमन कैथोलिक फैमिली से आती थी, और वो डॉटर थी जॉन हेवुड की। जॉन हेवुड के बारे में अगर आप नहीं जानते, बहुत ही फेमस प्लेबाइट रहे हैं। और सिस्टर थी रेवरेंड जैस्पर हेवुड की, जो कि एक जेसूट प्रीस्ट थे। ये भी एक रोमन कैथोलिक के अंदर एक टाइप का चर्च होता है जहाँ पे इस तरह के प्रीस्ट होते हैं। ठीक है। एंड ट्रांसलेटर, और वो कौन थे? जैस्पर हेवुड कौन थे? ट्रांसलेटर भी थे। उनकी सिस्टर थी कौन? एलिजाबेथ। सी वॉज अ ग्रेट नीस ऑफ थॉमस मूर। और इसके अलावा थॉमस मूर का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। 1516 में इनकी एक बहुत ही फेमस बुक आई थी, यूटोपिया। ठीक है। तो उनकी ये ग्रेट नीस थी, भतीजी थी। अ फ्यू मंथ्स आफ्टर हर हस्बैंड डाइड, कुछ महीने बाद ही जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, डॉन्स मदर मैरिड जॉन सिमिंजिज। डॉन की मदर ने दोबारा शादी कर ली जॉन सिमिंजिज से, जो कि एक वेल्दी विडोअर थे, और उनके 3 बच्चे भी थे। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 ईयर्स, अगले 4 सालों में डॉन फेल इन लव विद एगेप्टॉन्स नीस एन मूर। ठीक है। एन मूर के साथ ये प्यार में पड़ गए। दे वर सीक्रेटली मैरिड जस्ट बिफोर क्रिसमस इन 1601। साल 1601 1601 में क्रिसमस से ठीक पहले इनकी शादी हुई थी, अगेंस्ट द विशेस ऑफ बोथ एगेप्टॉन एंड एनीज फादर जॉर्ज मूर। इन दोनों की इच्छा के खिलाफ। ठीक है। हु वॉज लेफ्टिनेंट ऑफ द टॉवर, और ये लेफ्टिनेंट थे टॉवर के। कौन? जॉर्ज मूर। तो जब पता चला इस वेडिंग के बारे में, तो डॉन का करियर जो था वो बर्बाद हो गया। गेटिंग हिम डिसमिस्ड एंड पुट इन फ्लीट प्रिजन। एक तो उन्हें जो भी उनकी पोजीशन थी उससे डिसमिस कर दिया गया और फ्लीट प्रिजन में डाल दिया गया, अलॉन्ग विद द चर्च ऑफ इंग्लैंड प्रीस्ट सैमुअल ब्रूक हु मैरिड देम। और इसके साथ ही उस प्रीस्ट को भी डाला गया, सैमुअल ब्रूक जिसका नाम था, जिन्होंने इनकी शादी करवाई थी। एंड हिज ब्रदर क्रिस्टोफर हु स्टूड इन द अब्सेंस ऑफ जॉर्ज मूर। और जो भाई था क्रिस्टोफर, उसको भी जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो जॉर्ज मूर की अब्सेंस में खड़ा था एनी का हाथ देने। तो इन 3 लोगों को जो था वो जेल में डाल दिया गया। डॉन वॉज रिलीज्ड शॉर्टली देयर आफ्टर व्हेन द मैरिज वॉज प्रूव टू बी वैलिड। लेकिन डॉन को जल्दी ही छोड़ दिया गया जब पता चला कि शादी कैसी है, लीगल है, वैलिड है। आगे देखते हैं। एंड ही सून सिक्योर्ड द रिलीज ऑफ द अदर 2, और जल्दी ही उन्होंने बाकी 2 को भी छुड़वा लिया। Walton tells us that when Don wrote to his wife to tell her about losing his post, he wrote after his name John Donne and Don Undone। अब वॉल्टन हमें बताते हैं कि जब डॉन ने अपनी वाइफ को लिखा कि उनकी पोजीशन जो है वो चली गई है, तो उन्होंने अपने नाम के बाद लिखा, क्या लिखा? जॉन डॉन एंड डॉन अनडन। ठीक है। इस तरह से उन्होंने कुछ जाहिर की अपनी नाराजगी। इट वॉज नॉट अंटिल 1609 दैट डॉन वॉज रिकनसाइल्ड विद हिज फादर इन लॉ एंड रिसीव्ड हिज वाइफ्स डाउरी। अब फादर जो है वो अपनी बेटी से कब तक नाराज रहेंगे? तो 1609 में ये रिकनसाइल हो गए और इन्हें डाउरी भी जो थी वो मिल गई। आगे देखते हैं। His wife died on 15 August 1617, 5 days after giving birth to their 12th children। 15 अगस्त 1617 को इनकी वाइफ की डेथ हो गई, 5 दिन बाद जब इन्होंने अपने 12वें बच्चे को जन्म दिया। और 12वां बच्चा कैसा था? अ स्टिल बॉर्न बेबी। एक स्टिल बॉर्न बेबी कैसा होता है? जो मरा हुआ पैदा होता है या कुछ क्षण तक जीवित रहता है फिर मर जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टिल बॉर्न बेबी। तो इनके साथ बड़ी, इनकी लाइफ जो थी वो इस मामले में बड़ी ट्रेजिक रही। इनके 12 बच्चे थे, 12 में से 2 बच्चे जो थे वो स्टिल बॉर्न पैदा हुए और 3 बच्चे जो थे वो बाद में मर गए। 5 बच्चे ऐसे ही मर गए। तो शायद इसी गम में जो थी वो इनकी वाइफ जो थी वो मर गई। डॉन मोर्न्ड हर डीपली एंड वोट ऑफ हिज लव एंड लॉस इन हिज 17th हॉली सोनेट। तो इस बारे में इन्होंने अपनी 17th हॉली सोनेट में लिखा भी है। आगे देखते हैं राइटिंग्स। इनकी जो अगली पोइट्री और सटायर्स के बारे में अगर बात करें, क्या क्या लिखा है इन्होंने। डॉन्स फर्स्ट पोएम्स शोड दैट ही अंडरस्टूड इंग्लिश सोसाइटी वेरी वेल। जो अभी हमने बात की थी, जो इनकी अगली पोएम्स दिखाती हैं, इन्हें गहरी समझ थी उस समय के इंग्लिश समाज की। वॉजेंट अफ्रेड टू क्रिटिसाइज इट्स प्रॉब्लम्स, और डरते नहीं थे उसको क्रिटिसाइज करने में। एक ऐसे टाइम में जब ऑर्थोडॉक्सी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, उस समय वो उस सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने में बिल्कुल भी नहीं डरते थे। उनके सटायर्स में उन्होंने किन किन चीज़ों पे अटैक किया है, जैसे कि कोर्ट्स में जो करप्शन था, जो रॉयल कोर्ट्स थे उसमें जो करप्शन था, बैड पोएट्स जो थे उन पे सटायर किए हैं, एरोगेंट कोर्टियर्स जो थे
नोवेल्स एट कोर्ट्स, जो लोग कोर्ट्स दरबार में होते हैं उन पे भी इन्होंने लिखा है। हिज लैंग्वेज वॉज ऑफन वेरी हार्श, बहुत ही हार्श लैंग्वेज हुआ करती थी। यूजिंग इमेजेस ऑफ सिकनेस, वॉमिट, प्लेग टू शो हिज डिस्गस्ट विद सोसाइटी। इस तरह की वो इमेजेस का प्रयोग किया करते थे अपनी डिस्गस्ट को दिखाने के लिए। इन हिज थर्ड सटायर ही फोकस्ड ऑन ट्रू रिलीजन। ही सेड पीपल शुड एग्जामिन देयर ओन फेथ केयरफुली इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग ट्रेडिशंस। वो कह रहे हैं कि बिना ऐसे अंधों की तरह ट्रेडिशन फॉलो नहीं करना है, अपने फेथ को ट्रूली एग्जामिन करना है। बिकॉज एट जजमेंट डे नो वन वुड बी सेव्ड जस्ट बाई सेइंग आई फॉलोड दिस पर्सन और दैट पर्सन। वो कह रहे हैं जब जजमेंट डे आएगा, कयामत का दिन आएगा, तो कोई भी यह कह के नहीं बच पाएगा कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये ट्रेडिशन सदियों से चला आ रहा था, ये रिवाज चला आ रहा था, वो कर रहा था इसलिए हमने भी किया। तो इस तरह से उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर किया है। अब देखो इन्होंने इरोटिक पोइट्री भी लिखी है। डॉन ऑल्सो बिकम नोन फॉर हिज लव एंड इरोटिक पोएम्स, स्पेशली हिज एलिजीज। ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही यूज्ड अनयूजुअल मेटाफर्स, इसकी बात तो हम कर ही चुके हैं, बहुत ही असामान्य चीज़ों की तुलना आपस में कर देते थे जिनको कहा जाता था मेटाफिजिकल कंसीट्स। इन्होंने कंपेयर किया था एक फिलिया सकिंग ब्लड फ्रॉम टू लवर्स टू अ सेक्सुअल यूनियन। एक सेक्सुअल यूनियन को किससे कंपेयर कर दिया? एक फिलिया, फिलिया एक तरह का इंसेक्ट होता है जो ब्लड को चूसता रहता है, ठीक है, हमारे शरीर से, तो उसको सेक्सुअल यूनियन से कंपेयर कर दिया। तो बड़े अजीब अजीब से कंपैरिजन ये लेके आते थे। दीज पोएम्स weren't published during his lifetime but circulated secretly in handwritten copies। तो इनकी लाइफ टाइम के दौरान ये पोएम्स जो थी वो पब्लिश तो नहीं हुई लेकिन सीक्रेटली सर्कुलेट होती रहती थी हैंड रिटन कॉपीज में। In 2018, a large collection of Don's poems was discovered in Melford Hall। तो ये ध्यान रखना, 2018 में मेलफोर्ड हॉल में एक बड़ा कलेक्शन जो था वो डॉन्स की पोएम का डिस्कवर किया गया था। ये डेट ध्यान रखना। लेटर पोइट्री, बाद की जो पोइट्री थी उसमें टोन में थोड़ी सी शिफ्ट आई, देखते हैं। बिकॉज ऑफ इलनेस, मनी प्रॉब्लम्स एंड डेथ ऑफ फ्रेंड्स, डॉन्स पोइट्री बिकम मोर सीरियस, सैड एंड रिलीजियस। ठीक है, तो इन सारी दिक्कतों के कारण इनकी पोइट्री सीरियस हो गई, उसकी टोन सैड हो गई और रिलीजियस हो गई। अ क्लियर एग्जाम्पल इज एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 1611 में ये एक पोयम आई थी। रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ एलिजाबेथ ड्रूरी, डॉटर ऑफ हिज पैटर्न। इनकी जो पैटर्न थी उनकी डॉटर थी एलिजाबेथ ड्रूरी, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद ये पोयम जो थी वो लिखी गई थी। इन दिस पोयम her death is seen as a symbol of the fall of mankind and destruction of the universe। तो उनकी डेथ को उन्होंने कैसे देखा है? एक सिंबल की तरह यूज किया है कि ये जो है ये मैनकाइंड का फॉल होगा और यूनिवर्स जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, कभी ऐसा लगता है जब कोई अपना चला जाए या गुजर जाए तो इतना गहरा सदमा लगता है, ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। तो कुछ इस तरह का इन्होंने एक्सप्रेस किया है। रिलीजियस राइटिंग एंड फाइनल ईयर्स, फाइनल ईयर्स में इन्होंने रिलीजियस राइटिंग लिखी है। आफ्टर बिकमिंग एंग्लिकन, एंग्लिकन बन गए थे, हमें पता है कब, 1615 में, ये डेट याद रखना। डॉन बिकेम फेमस फॉर हिज sermons एंड religious poems। Towards the end of his life, he often wrote about death, but instead of fearing it, he challenged it। डेथ के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है लेकिन उससे डरते नहीं थे, उसको चैलेंज किया करते थे। In Holy Sonnet 10th, Death be not proud, he argues death is not powerful because true believers go to eternal life in heaven। अब इन्होंने अपनी सोनेट नंबर 10th में लिखा है जिसका नाम है डेथ वी नॉट प्राउड। इन्होंने लिखा है कि डेथ पावरफुल नहीं है क्योंकि जो ट्रू बिलीवर्स हैं, जो वाकई में विश्वास करते हैं गॉड पे, उनकी लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहती है हेवन में, तो डेथ उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। इन 1631 वाइल वेरी सिक, डॉन गेव हिज लास्ट सरमन कॉल्ड डेथ्स डुअल। ये इनका आखिरी उपदेश था, आखिरी सरमन था जिसका नाम था डेथ्स डुअल। ये 1631 में दिया था इन्होंने, नाम ध्यान रखना। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक हिज ओन फ्यूनरल सरमन, जैसे वो अपनी फ्यूनरल पे ही कोई उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही था। इन इट ही सेड लाइफ इज अ स्लो जर्नी टुवर्ड्स डेथ। लाइफ जो है वो क्या है? एक यात्रा है, कहाँ की ओर? मौत की तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं। द बूम एंड ग्रेव आर लिंक्ड बोथ लाइक विंडिंग सीट्स। तो इन्होंने जो बूम जहाँ से जन्म लेते हैं और जो ग्रेव जहाँ पे चले जाते हैं मरने के बाद, दोनों को लिंक किया है। बट देयर इज होप इन साल्वेशन, क्राइस्ट एंड रिसरेक्शन। लेकिन इनकी जो उम्मीद है वो साल्वेशन, क्राइस्ट और रिसरेक्शन में है अभी भी। क्रिटिसिज्म एंड रेपुटेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओवर टाइम जॉन डॉन्स पोइट्री रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। जॉन डॉन की पोइट्री को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली, मेनली बिकॉज ऑफ हिज मेटाफिजिकल स्टाइल, और ये आज तक क्रिटिसाइज किया जाता है। और आने वाले टाइम में बहुत सारे लिटरेरी फिगर्स ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया है। जो इनका मेटाफिजिकल स्टाइल है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी,
ही इज कंसिडर्ड द लीडिंग पोएट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल, अ टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय सैमुअल जॉनसन। इन्होंने हैवली क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, इन 1781 आफ्टर ड्वाइडेन 1693 रिमार्क। तो ये टर्म जो है सबसे पहले तो ड्वाइडेन के द्वारा यूज किया गया 1693 में, और 1781 में सैमुअल जॉनसन ने यूज किया। ऐसा नहीं था जिस समय जॉन डॉन ने लिखना शुरू किया उसी समय इन्हें संज्ञा दे दी गई मेटाफिजिकल पोएट की, ऐसा नहीं है। इनके बाद में जो पोएट आए वो तो इनके बहुत बाद में आए थे, जो मेटाफिजिकल पोएट्स की कैटेगरी में गिने जाते हैं। तो ये पूरी एक हिस्ट्री है। तो इसमें बाद में जो पोएट्स आए इनसे सैकड़ों साल बाद, उन्होंने इन 4-5 पोएट्स को इकट्ठा करके मेटाफिजिकल पोएट्स बोला। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ड्वाइडेन हैड कंप्लेन दैट डॉन यूज टू मच फिलॉसफी इन लव पोएम्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग विद सॉफ्टनेस एंड इमोशंस। ड्वाइडेन ने कंप्लेन की, शिकायत थी उनकी कि डॉन अपनी पोएम्स में, जो लव पोएम्स हैं जिनको बहुत ही सॉफ्टनेस और इमोशन के साथ लिखना चाहिए, उसमें वो फिलॉसफी को छेड़ में है। ठीक है, चेंजिंग व्यूज ऑन डॉन, इसको भी पढ़ते हैं। हिज ओन जनरेशन एंड लेटर न्यू क्लासिकल पोएट्स thought his conceits extended metaphors were strange and excessive। अब बाद की जो जनरेशन आई, खासकर जो बाद में न्यू क्लासिकल पोएट्स आए, उन्होंने ऐसा सोचा कि इनके जो कंसीट्स थे, जो ये तुलना किया करते थे अलग अलग चीज़ों की, तो ये बड़े अजीब थे और बहुत ज़्यादा थे, एक्सेसिव थे। बट लेटर रोमांटिक पोएट लाइक कॉलवेज एंड ब्राउनिंग एडमायर्ड हिम अगेन। लेकिन बाद में जो रोमांटिक पोएट्स आए जैसे कि कॉलवेज और ब्राउनिंग, इन्होंने इनको एडमायर भी किया है। आगे देखते हैं। इन 20th century poets and critics like T.S. Eliot, F.R. Lewis praised him as a poet who stood against overly emotional romanticism। आगे देखते हैं। स्टाइल एंड कंसीट्स, अब बात करते हैं इनके स्टाइल के बारे में। डॉन इज अ मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट एंड एक्सटेंडेड कंपैरिजन बिटवीन टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। तो ये मेटाफिजिकल कंसीट बार बार बताया जा रहा है आपको। ये क्या है? एक एक्सटेंडेड कंपैरिजन, एक तुलना है दो बहुत ही अलग अलग चीज़ों की। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, इन द कैनोनाइजेशन लवर्स आर कंपेयर टू सेंट्स। लवर्स को किससे कंपेयर कर दिया गया है? संतों से। ठीक है, इन अ बेलेडिक्शन फॉरवर्डिंग मोर्निंग, इसमें सेपरेटेड लवर्स आर कंपेयर टू द लेग्स ऑफ कंपास। कंपास की लेग से कंपेयर कर दिया गया है। कंपास कैसी होती है? ऐसी होती है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, बना होता है। तो इसकी लेग से कंपेयर कर दिया गया है, तो सेपरेटेड लवर्स को। आगे देखते हैं। दिस वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पेट्रार्कन कंसीट्स। जो पेट्रार्कन कंसीट्स यूज किए जाते थे, जैसे लव इज लाइक अ रोज, लव कैसा है? गुलाब जैसा है। ठीक है, ऐसी कविताएं लिखी जाती है ना, तो इससे ये बहुत ज़्यादा अलग था। ठीक है, तो इनकी पोइट्री जो थी वो बहुत अलग तरीके की थी। आगे देखते हैं अदर फीचर्स ऑफ हिज पोइट्री। और क्या क्या फीचर्स थे? हिज वर्क्स आर विटी यूजिंग पैराडॉक्सेस, पन्स एंड अनयूजुअल एनालॉजी। तो इनके वर्क्स बिटी हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पैराडॉक्सेस और पन्स का प्रयोग किया करते थे, और अनयूजुअल एनालॉजीज मतलब अलग अलग चीज़ों की तुलना किया करते थे। ही ऑफन यूज्ड आइवनी, साइनिसिज्म, स्पेशली अबाउट लव एंड ह्यूमन मोटिव्स। अब इनके मेन सब्जेक्ट क्या थे? सबसे पहले अर्ली पोएम्स का सब्जेक्ट लव था। आफ्टर हिज वाइफ डेथ इनकी पोएम्स का सब्जेक्ट डेथ बन गया। लेटर लाइफ में रिलीजन इनकी पोएम्स का सब्जेक्ट बन गया। आगे देखते हैं। His poetry marked a shift from classical formal style to more personal speech-like rhythms। ठीक है, जो क्लासिकल पोइट्री थी जो लिखी जाती थी, इनकी पोइट्री वैसी नहीं थी, थोड़ी पर्सनल हो गई, और रिदम्स जो थी वो स्पीच मतलब प्रोज की तरह थोड़ी थोड़ी बन गई। आगे देखते हैं। His rhythm was sometimes rough and uneven. Ben Jonson even joked Don should be hanged for not keeping proper rhythm। वैन जॉनसन ने एक बार ऐसे जोक भी किया, मजाक में कहा, सीरियस नहीं, कि डॉन जॉन को तो लटका देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर रिदम का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इनके वर्क्स को देखते हैं, उनकी डेट्स के बारे में देखते हैं। सम स्कॉलर्स थिंक डॉन्स वर्क शो द स्टेजेज ऑफ हिज लाइफ, यूथफुल लव पोएम्स एंड सटायर्स, लेटर सरमन्स एंड रिलीजियस वर्क। तो कुछ स्कॉलर जो इनके वर्क्स को डिवाइड करते हैं कि सबसे पहले यूथफुल लव पोएम्स थी, बाद में सटायर्स आए, फिर सरमन्स आए, और फिर क्या आई? रिलीजियस वर्क्स आए। अदर्स लाइक हेलन गार्डनर आर्ग्यू दिस मे नॉट बी फुली ट्रू बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स वर पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ इन 1633। अब कुछ लोग जो हैं, जैसे हेलन गार्डनर जैसे लोग, वो आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा नहीं है। अब इनकी जो पोएम्स थी वो तो इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुई थी, अब हमें क्या पता वो किस सीक्वेंस में लिखी गई होंगी, है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट ओनली अ फ्यू वर्क्स वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। कुछ ही वर्क जो थे वो इनकी लाइफ टाइम के दौरान पब्लिश किए गए थे, जैसे एनिवर्सरीज जो कि 1612 में, डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेजन्स 1624 में, प्लस हिज सर्मन्स विच कैन बी डेटेड बाई ईयर। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इनकी वर्क्स की लिस्ट पर एक नज़र मार लेते हैं। ठीक है, क्या क्या इन्होंने लिखा है, चलिए देखते हैं।
द फ्लेया 1590s में, बाया था नेटोस 1508 में, सूडो मार्टायर 1510 में, इग्नाइटियस हिच कॉन्क्लेव 1511 में, अ बेलेडिक्सन फॉरवर्डिंग मूवमेंट 1511 में, अ कोर्टियस लाइब्रेरी 1511 में, पब्लिश हुआ था 1651 में, द फर्स्ट एनिवर्सरी एंड एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड 1511 में, द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल 1512 में, डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेजन 1524 में। आगे देखते हैं, द गुड मॉरो 1533 में, द कैनोनाइजेशन, ये वर्क जो है वो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है 1533 में, हॉली सोनेट्स 1533 में, एज ड्यू बाई मैनी टाइटल्स 33 में, डेथ वी नॉट प्राउड, इसके बारे में भी हमने अभी बात करी थी 1533 में, द सन राइजिंग, ये भी 33 में, द ड्रीम 33 में। आगे देखते हैं, एलिजी 19th, टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, ये भी 33 में, बेटर माई हार्ट, थ्री पर्सन्स गॉड 33 में, पोयम्स 1533, जुमनीलिया और सर्टेन पैराडॉक्सेस एंड प्रॉब्लम्स, ये भी 33 में आया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट है 80 सरमन्स, ये जो है ये रोमन में लिखा हुआ है जिसका मतलब 80 है, ये आया था 1640 में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल को यार जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर देना, वो वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, बिल्कुल 10 सेकंड लगेंगे, वीडियो को हाइप भी कर दिया करो, ठीक है। जो लोग अभी व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े वो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी करना चाहो, कभी कुछ पूछना है, तो मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, कुछ भी पूछना है पूछ भी सकते हो, ठीक है। ऐसे इन डिविनिटी जो है वो 1551 में आया था। लेटर्स टू सेवरल पर्सन्स ऑफ ऑनर, ये भी 1551 में आया था, इसका मतलब 26 है। 26 सरमन्स कब आए थे? 1551 में। आगे देखते हैं, अ हाइम टू गॉड द फादर, ये अननोन, हमें नहीं पता कब आया था। सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये 1533 में आया था। आगे पढ़ेंगे द कैनोनाइजेशन, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे जैसे हम बाकी के सारे वर्क्स करते आए हैं और बहुत ही मजा आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, MCQs करेंगे सारे। तो अगर आपको वीडियो को पसंद आई हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ठीक है।